आज हमारे पास एक बहुत ही दमदार रिपोर्ट है, हेल्थ केयर का ढहता स्तंभ। ये भारत की फार्मेसी शिक्षा की गहरी सामाजिक, आर्थिक और रेगुलेटरी समस्याओं की पड़ताल करती है। बिल्कुल। आज हम इस पर बात करेंगे कि इस बेहतरीन विश्लेषण को नीति निर्माताओं के लिए और ज़्यादा असरदार कैसे बनाया जाए। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। मतलब छात्र 6 से 8 लाख रुपए की फीस भर रहे हैं और नौकरी मिल रही है 8 से 10 हजार रुपए महीने की। ये तो एक तरह का वित्तीय संकट है। सही कहा। और यहीं पर हमारा पहला सुझाव आता है। रिपोर्ट का जो मौजूदा ढांचा है वो समस्या केंद्रित विश्लेषण से आगे बढ़कर नीति निर्माताओं के लिए एक स्पष्ट समाधान रोडमैप पेश कर सकता है। ये एक दिलचस्प विचार है, लेकिन इसमें एक जोखिम भी है ना? अगर हम हर समस्या के तुरंत बाद समाधान देने लगेंगे तो कहीं समस्या की जो गंभीरता है वो कम तो नहीं हो जाएगी। मतलब आपकी रिपोर्ट में जो एक तरह का गुस्सा और निराशा है वो बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि नीति निर्माता समस्या की गहराई को समझे ही नहीं और सीधे समाधान पर कूद जाएं और बस कुछ सतही बदलाव करके मामला रफा दफा कर दें। आपका सवाल बहुत वाजिब है। और देखिए, इसका मकसद समस्या की गंभीरता को कम करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा? बल्कि उसे और ज्यादा एक्शनेबल बनाना है। आप सोचिए, एक नीति निर्माता या एक व्यस्त ब्यूरोक्रेट, उनके पास दर्जनों फाइलें होती हैं। सही बात है। जब वे 20 पन्नों तक सिर्फ समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं, घोस्ट कॉलेज, कम वेतन, भ्रष्टाचार, तो वे थक सकते हैं। जब तक वे अंत में समाधानों तक पहुंचते हैं, हो सकता है कि उनका ध्यान ही बढ़ जाए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कह रही हैं कि समस्या और समाधान के बीच की जो दूरी है उसे कम किया जाए। हाँ, मतलब जैसे ही आप एक घाव दिखाते हैं तुरंत उसके लिए मरहम भी पेश कर दें। बिल्कुल। तो सुझाव ये है कि पूरी प्रस्तुति को एक सुधार के लिए रोड मैप के तौर पर रीफ्रेम किया जाए। इसमें हर समस्या के विश्लेषण के ठीक बाद उससे जुड़ी एक ठोस नीतिगत सिफारिश हो। इससे हर मुद्दा तुरंत एक कार्रवाई योग्य कदम से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकल रूप में कैसे करेंगे? कोई एक उदाहरण देकर समझाएंगे? जरूर। जैसे रिपोर्ट में झारखंड स्वास्थ्य विभाग की उस कार्रवाई का जिक्र है जहां 34 डी फार्मा कॉलेजों पर कार्रवाई हुई। हाँ, वो एनओसी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण। एग्जैक्टली। यह एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है जो पीसीआई में भ्रष्टाचार और घोस्ट कॉलेजों की समस्या को उजागर करता है। और ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी भयावह है। तो इस समस्या के ठीक बाद हम क्या सुझाव देंगे? इसके तुरंत बाद एक स्लाइड आनी चाहिए जिसका शीर्षक हो सकता है समाधान, निरीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही। अच्छा, शामिल होगा शायद QCI जैसी कोई एजेंसी या फिर टॉप IITs और नाइपर्स के प्रोफेसरों का एक पैनल। सही। और ये जरूरी क्यों है ये भी बताना होगा, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में हितों का टकराव साफ दिखता है। जब वही लोग जो कॉलेजों को मंजूरी देते हैं वही निरीक्षण करते हैं तो आप निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। ये तो एक तरह से चोर को ही चाबी देने जैसा है। सही कहा। और दूसरा उदाहरण लेते हैं, वेतन में ठहराव और नेगेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। जब आप वो डेटा दिखाते हैं जहां छात्र 6-8 लाख रुपए खर्च करके सालाना सिर्फ 1.2 लाख कमा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक संकट है। बिल्कुल, यह तो युवाओं के सपनों को कुचलने जैसा है। तो यहाँ क्या समाधान हो सकता है? उस डेटा के ठीक बाद अगले स्लाइड में 2-3 ठोस सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, उद्योग के साथ मिलकर एक न्यूनतम वेतनमान तय किया जाए। कम से कम संगठित क्षेत्र के लिए। हाँ, और दूसरा, और ये ज्यादा जरूरी है, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में एक समर्पित क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैडर बनाया जाए, जिसकी मांग कई संघ सालों से कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इससे न केवल हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी बल्कि मरीजों की देखभाल का स्तर भी सुधरेगा। मैं अब पूरी तरह से सहमत हूँ। इस तरह हर समस्या एक चुनौती के बजाय एक अवसर की तरह दिखेगी, सुधार का एक अवसर। और ये रिपोर्ट को सिर्फ एक शिकायत पत्र से एक नीति दस्तावेज में बदल देता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस रोडमैप को और भी शक्तिशाली बनाने का एक और तरीका आपकी रिपोर्ट की शुरुआत में ही छिपा है। आप विश्व की फार्मेसी वाले विरोधाभास की बात कर रहे हैं। उसे एक आवर्ती थीम के रूप में उपयोग करने से आपके तर्क का राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व बढ़ सकता है। हाँ,
रिपोर्ट की शुरुआत में विश्व की फार्मेसी का जिक्र एक जबरदस्त हुक है। यह हमें गर्व महसूस कराता है कि भारत 200 से ज्यादा देशों को दवाएं सप्लाई कर रहा है। पर जैसे ही हम रिपोर्ट के मुख्य भाग में जाते हैं, ये बड़ा राष्ट्रीय विचार कहीं खो सा जाता है। चर्चा छात्रों की कम तनख्वाहें या रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी जैसी जरूरी लेकिन छोटी लगने वाली समस्याओं पर केंद्रित हो जाती है। और इसका खतरा ये है कि कोई नीति निर्माता इसे बस कुछ लाख छात्रों और शिक्षकों की समस्या मानकर नजरअंदाज कर सकता है। सही बात। वे यह नहीं देख पाएंगे कि ये असल में भारत की आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये एक रणनीतिक चूक होगी। तो सुझाव ये है कि इस विरोधाभास को पूरी प्रस्तुति में एक धागे की तरह पिरोया जाए। हर बड़ी समस्या को इस केंद्रीय विचार से जोड़ा जाए कि ये भारत की विश्व की फार्मेसी वाली वैश्विक छवि को कैसे कमजोर करता है। ये तर्क को व्यक्तिगत शिकायतों के स्तर से उठाकर एक रणनीतिक राष्ट्रीय चिंता के स्तर पर ले जाएगा। इसे और ठोस बनाते हैं। रिपोर्ट में कौशल अंतर यानी स्किल गैप की बात की गई है। हाँ, कि सिर्फ 20 से 44% फार्मेसी स्नातक ही नौकरी के लिए तैयार हैं। तो इसे हम विश्व की फार्मेसी से कैसे जोड़ सकते हैं? हम सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सोचिए, स्लाइड पर एक तरफ विश्व की फार्मेसी का लोगो हो और दूसरी तरफ ये आंकड़ा, और नीचे एक बड़ा सवाल। हाँ, सवाल ये कि अगर हमारी वर्कफोर्स ही तैयार नहीं है तो हम इनोवेशन और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? ये बहुत असरदार होगा। और ये सिर्फ थियरी की बात नहीं है। इंडस्ट्री लीडर्स खुद कहते हैं कि स्नातकों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी फाइलिंग या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की समझ ही नहीं होती। हमारा सिलेबस 10 साल पुराना है, जबकि इंडस्ट्री हर 2 साल में बदल रही है। हम 21वीं सदी की फार्मेसी को 20वीं सदी के ज्ञान से कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल यही सवाल है। और घोस्ट फार्मासिस्ट वाली खतरनाक प्रथा के बारे में क्या? रिपोर्ट बताती है कि कैसे 2 से 5,000 रुपए महीने के लिए लाइसेंस किराए पर दिए जाते हैं। ये तो सीधे सीधे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ भी खिलवाड़ है। हाँ, इसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की विश्वसनीयता पर एक सीधे हमले के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सोचिए, अगर किसी घोस्ट फार्मेसी से कोई घटिया या नकली दवा विदेश चली जाए तो क्या होगा? ये भारत की ब्रांड वैल्यू पर एक सीधा हमला है। बिल्कुल, जिसे बनाने में हमें दशकों लगे हैं। एक स्कैंडल हमारी पूरी फार्मा इंडस्ट्री की साख पर बट्टा लगा सकता है। तो हर सेक्शन में ये कनेक्शन दिखना चाहिए। जब हम वेतन की बात करें तो सवाल ये होना चाहिए, क्या एक हताश और कम वेतन वाला फार्मासिस्ट विश्व की तो सवाल ये हो, क्या भ्रष्ट नियामक संस्थाओं की नींव पर विश्व की फार्मेसी की इमारत खड़ी रह सकती है? और अंत में निष्कर्ष में इस बात पर जोर देना होगा कि शिक्षा की इस ढहती नींव को ठीक किए बिना विश्व की फार्मेसी का पूरा स्तंभ ही ढह जाएगा। ये सिर्फ कुछ कॉलेजों या छात्रों को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये भारत के आर्थिक भविष्य और वैश्विक प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई है। ये तर्क को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तो हमने रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को ठीक कर लिया, उसकी ओवरआर्चिंग थीम को भी मजबूत कर दिया। लेकिन एक और पहलू है जो इस रिपोर्ट को ट्रूली एक्सेप्शनल बना सकता है। तो हम वर्तमान की नींव को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? क्या आने वाले बदलाव इस समस्या को ठीक कर रहे हैं या बस एक नया रंग रोगन कर रहे हैं? बिल्कुल। आप शायद आगामी पाठ्यक्रम सुधारों की बात कर रही हैं। हाँ, 2026-27 के प्रस्तावित पाठ्यक्रम सुधारों का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल करने से ये रिपोर्ट केवल एक जांच न रहकर एक दूरंदेशी नीति उपकरण बन जाएगी। आपकी रिपोर्ट वर्तमान और पिछली पाठ्यक्रम विफलताओं का बेहतरीन विश्लेषण करती है। ये साफ बताती है कि कैसे हमारा सिलेबस उद्योग की जरूरतों से कटा हुआ है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भारी कमी है। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट के स्रोतों से ही पता चलता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI 11 साल बाद 2026-27 सत्र के लिए एक बड़ा पाठ्यक्रम सुधार ला रही है। और अगर हम इस पर बात नहीं करते तो हमारी रिपोर्ट प्रकाशन के दिन ही पुरानी लग सकती है। सही कहा। कोई भी नीति निर्माता जो इस रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसका पहला सवाल यही होगा, ये सब ठीक है, लेकिन जो नया सिलेबस आ रहा है उसका क्या? क्या वो इन समस्याओं का समाधान नहीं करता? अगर हमारे पास इसका जवाब नहीं है
तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो हमारी सलाह है कि आप एक नया खंड जोड़ें जो इन प्रस्तावित सुधारों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करता है। इसमें सिर्फ ये नहीं बताना है कि क्या बदलाव हो रहे हैं, बल्कि ये भी कि वे कितने प्रभावी हो सकते हैं। जैसे कि बी फार्म में पहली बार इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल फार्मेसी में विशेषज्ञता का विकल्प देना, या फिर एआई और मशीन लर्निंग जैसे भविष्य के विषयों को शामिल करना। ये कागज पर तो बहुत अच्छे लगते हैं। विशेषज्ञता और एआई ये आज के बज़वर्ड्स हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? यही तो क्रिटिकल एनालिसिस है। इस खंड में आप ये विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या प्रस्तावित विशेषज्ञता वास्तव में उद्योग द्वारा बताए गए कौशल अंतर को भरती है, या उन्हें रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस या बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे ज्यादा नीश क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। और AIML वाले पॉइंट पर तो और भी तीखे सवाल उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, हम ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं। क्या एआई और ब्लॉकचेन जैसे उन्नत विषय उन घोस्ट कॉलेजों में बिना आधुनिक कंप्यूटर लैब या प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रभावी ढंग से पढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें हाल ही में CBI ने भ्रष्टाचार के लिए उजागर किया था? हाँ, ये सवाल पूरी बहस का रुख बदल देगा। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ सिलेबस में क्या है ये नहीं है, बल्कि उसे कैसे और कहां पढ़ाया जाएगा ये भी है। सही। ये विश्लेषण आपकी रिपोर्ट को अविश्वसनीय रूप से सामयिक और प्रासंगिक बना देगा। ये दिखाता है कि आप केवल अतीत की समस्याओं को नहीं देख रहे हैं, बल्कि भविष्य के समाधानों और उनकी संभावित चुनौतियों का भी गहराई से मूल्यांकन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सुधार का प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर बुनियादी ढांचा ठीक नहीं किया गया तो ये नया सिलेबस भी सिर्फ कागज पर एक और सुधार बनकर रह जाएगा। सही बात है। ये आपकी रिपोर्ट को सिर्फ एक समस्या की पड़ताल से आगे ले जाकर भविष्य के लिए एक नीतिगत गाइड में बदल देगा। तो इस चर्चा का सार ये है कि इस बेहतरीन रिपोर्ट को एक शक्तिशाली नीतिगत हथियार में बदलने के लिए 3 रणनीतिक बदलावों की जरूरत है। हाँ, और पहला और सबसे महत्वपूर्ण है नजरिए में बदलाव। इसे समस्याओं की एक लंबी सूची के बजाय एक समाधान केंद्रित रोड मैप के रूप में फिर से तैयार करें। हर समस्या के विश्लेषण के ठीक बाद एक ठोस कार्यवाही योग्य नीतिगत सिफारिश। बिल्कुल, ताकि देखने वाले को हर कदम पर उम्मीद और दिशा मिले। दूसरा, उस शक्तिशाली विचार विश्व की फार्मेसी को सिर्फ परिचय तक सीमित न रखें। उसे पूरी रिपोर्ट में एक केंद्रीय थीम की तरह इस्तेमाल करें। हर समस्या को इस राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक जिम्मेदारी के चश्मे से दिखाएं। इससे यह मुद्दा व्यक्तिगत न रहकर एक राष्ट्रीय रणनीतिक चिंता का विषय बन जाएगा। और तीसरा, भविष्य की ओर देखें। सिर्फ मौजूदा विफलताओं का विश्लेषण न करें, बल्कि 2026-27 के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम सुधारों का एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी मूल्यांकन भी शामिल करें। यह दिखाएगा कि आप 2 कदम आगे की सोच रहे हैं और आपकी सिफारिशें सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी प्रासंगिक हैं। ये बदलाव इस रिपोर्ट को सिर्फ अच्छा से अपरिहार्य बना देंगे। एकदम सही। जब आप इन सुझावों को शामिल कर लें तो हमें अपना काम फिर से भेजें। हमें ये देखने में खुशी होगी कि यह कैसे विकसित होता है।